टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन एंजाइम की स्ट्रक्चर और उसके हिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक बातें अपन ने की थी। अब अपन एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज ले रहे हैं कि एंजाइम्स में ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं या करेक्टर्स हैं जिसके कारण वो एक बेटर मिडल मैन बन रहे हैं, बायोलॉजिकल मिडल मैन बन रहे हैं। तो देखिए बेटा, एक एक करके अपन बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले तो अपन लेते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। दैट्स मीन उनकी नेचर जो है वो क्या है? प्रोटीन नेचर। ठीक है, और प्रोटीन नेचर होने के कारण जब तक लिविंग साइकिल चल रही है, सेल डिवीजन चल रहा है, सिंथेसिस इनका कंटिन्यू होता रहेगा प्रोटीन्स का, और प्रोटीन्स अगर बनते रहेंगे तो क्या दे विल वर्क एज एंजाइम ऑल्सो। ठीक है ना, एंजाइम्स की भी फॉर्मेशन होती रहेगी। दूसरा, प्रोटीन जो है वो अपने आप में स्पेसिफिक कंपाउंड हैं। स्पेसिफिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि दे आर सिंथेसाइज्ड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए। द प्रोटीन जो है अपने आप में स्पेसिफिक क्यों हो जाता है? क्योंकि वो डीएनए के ऊपर जो कोडिंग इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग उस प्रोटीन का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। तो अगर कोडिंग स्पेसिफिक है तो बनने वाला प्रोटीन भी क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। और बनने वाला प्रोटीन स्पेसिफिक होगा तो उसका जो रोल होगा वो भी क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। दैट्स मीन एंजाइम्स प्रोटीन नेचर होने के कारण वो एक स्पेसिफिक रोल को अदा करते हैं। ठीक है। सेकेंड वन, बिकॉज दीज आर प्रोटीनेशियस नेचर सो वी कैन से कोलाइडल इन नेचर। नेचर में कैसे हैं ये? कोलाइडल। और कोलाइडल नेचर में होने का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द बेनिफिट? दे विल हैव द हाई सरफेस एरिया। और if the surface area is high, then what is the we can say benefit of this? Large amount of substrate can bind. ठीक है, सबस्ट्रेट की एक बड़ी मात्रा इनके साथ क्या हो सकती है? बाइंड हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि सरफेस एरिया उपलब्ध करवा रहे हैं। और जितना ज्यादा सरफेस लार्ज अमाउंट बाइंड होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा और यील्ड अपने को या प्रोडक्ट अपने को कम समय में ज्यादा मात्रा में मिलेगा। ठीक है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है इनकी कि दे विल हैव द लार्ज साइज। ठीक है, एंजाइम्स जो है वो लार्ज साइज के हैं। तो लार्ज साइज के होने से क्या फायदा है? इनकी मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करने के लिए काफी है, पर्याप्त है। ठीक है ना, क्योंकि लार्ज साइज होने के कारण क्या करेंगे? ये मैक्सिमम सबस्ट्रेट के साथ एक ही मॉलिक्यूल एंजाइम का क्या करेगा? रिएक्शन कर लेगा। तो एंजाइम की फिर अपने को रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी? कम मात्रा में। ठीक है ना, तो लार्ज साइज का है तो सबस्ट्रेट मल्टीपल सबस्ट्रेट के साथ क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। ये भी एक अपने आप में प्रॉपर्टी है किसकी? एंजाइम्स की। नेक्स्ट, दे विल हैव द हायर मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हाई है तो इसका मतलब क्या है? दे विल हैव द एक्सपेंसिव एनर्जी। एनर्जी जो एक्सपेंस करने के लिए है इनके पास वो क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट्स मीन दे कैन चेंज द मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अपना कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैक्सिमम ये क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव साइट को ये एक्टिवेट कर सकते हैं, जिनको अपन एक्टिव साइट कह रहे हैं, जहां पे सबस्ट्रेट जुड़ेगा उन नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स की संख्या को ये क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, या इन पे मैक्सिमम नंबर में मिलेंगी। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट अगर किसी का हाई है तो दैट्स मीन उसकी इनबिल्ट एनर्जी जो है किसी के साथ रिएक्ट करने की वो भी क्या होगी? हाई होगी। तो ये मॉलिक्यूलर वेट जो है इन केस ऑफ यूकेरियोट्स तो ये हाई होगा, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ये वेरी करेगा। तो अगर अपन बैक्टीरियल फेरोडॉक्सिन की बात करें, बैक्टीरियल फेरोडॉक्सिन जो है उसकी बात करें तो दैट विल हैव द 6000 एंड दैट विल पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज द काइंड। जब अपन यूकेरियोट्स में पायरुवेट डीहाइड्रोजीनेज, तो उसका अगर अपन देखें तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 46 लाख।
तो इट इज वेरिंग फ्रॉम 6,000 टू द 46 lakh, ठीक है. बट इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स मोस्ट ऑफ विल हैव द हाई मॉलिक्यूलर वेट. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं. और इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दीज आर फॉर्मिंग द ज्वीटर आयन. ये ज्वीटर आयन बनाते हैं. दैट्स मीन एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या है कि दुनिया में साधु संत की तरह हैं ये, ठीक है ना. यानी कि भले के साथ भी और बुरे के साथ दोनों के साथ रिएक्शन दे सकते हैं ये. दैट्स मीन मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये सबस्टेट हैविंग द पॉजिटिव चार्ज ये रिएक्ट करेंगे, ये सबस्टेट हैविंग द नेगेटिव चार्ज ये उसके साथ रिएक्ट करेंगे. अलग अलग टाइप के मीडियम के अंदर ये बेसिक और एसिडिक आयंस बनाएंगे, ठीक है ना. जैसे प्रोटीन्स के बने हुए हैं, और प्रोटीन्स किसके बने हुए हैं? अमीनो एसिड्स के. तो जैसे ये एक एंजाइम है, उसको अगर अपन ने बेसिक मीडियम में रखा, ठीक है, देन इट विल फॉर्म द a particular arm which will have the partially negative charge. That's mean they can react with the any particular substance having the positive charge. उसके साथ ही रिएक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. अगर इनको अपन ने हाई पीएच लो पीएच पे रखा, यानी कि एसिडिक मीडियम में ज्यादा H+ आयन की कंसंट्रेशन में, देन व्हाट दे विल फॉर्म, क्या बनाएंगे ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना. तो अब ये किसी नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर सकता है, ठीक है. अगर अपन ने इनको न्यूट्रल मीडियम में रखा, इफ यू आर टेकिंग देम इन द न्यूट्रल मीडियम, दैट्स मीन H2O यहां पे अपन ले रहे हैं, तो देन व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द ज्वीटर आयन. बोथ द आर्म्स आर ओपन, ठीक है ना. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं. तो ये एम्फोटेरिक नेचर अपने आप में इनको क्या कर रही है? यूनिवर्सली रिएक्शन देने के काबिल बना रही है, यानी कि किसी के भी साथ ही रिएक्शन देने के काबिल बन रहे हैं, ठीक है. इन एल्केलाइन मीडियम दे आर फॉर्मिंग द पर्टिकुलर आयन हैविंग द नेगेटिव चार्ज पार्शियली, एंड इन एसिडिक सॉल्यूशन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर आयन दे आर गिविंग अस. इज दिस क्लियर फॉर द रिएक्शन? नेक्स्ट वन, अगली जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिसिटी. अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब क्या इसका? देखिए, एंजाइम्स जो है वो अपनी रिएक्शंस के लिए क्या है? स्पेसिफिक है. ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम सभी प्रकार की रिएक्शन देता है. मोस्ट ऑफ एंजाइम जो है वो तो क्या करते हैं कि वन एंजाइम इज गिविंग द वन टाइप ऑफ द रिएक्शन, और उसके बाद में भी अगर कोई एंजाइम एक से अधिक प्रकार की रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व है तो वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के कारण है. तो दैट्स मीन एंजाइम्स अपनी रिएक्शंस के प्रति क्या कर रहे हैं? ईमानदारी बरत रहे हैं, या वी कैन से दीज आर नॉन एम्बिग्यूअस, असंदिग्ध हैं. वो एक स्पेसिफिकेशन शो करते हैं. और वो स्पेसिफिकेशन अपन कैसे कह सकते हैं? जैसे अब्सोल्यूट स्पेसिफिकेशन कम अपन सबसे पहले लेते हैं, इसको समझिए. अब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी मतलब क्या? वन एंजाइम वन रिएक्शन, एक ही टाइप की रिएक्शन, एक ही सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, द एंजाइम यूरिएज is associated with the hydrolysis of urea only or only. The urease enzyme will only hydrolyze the urea, ठीक है ना. इट विल नॉट हाइड्रोलाइज अदर वन सबस्ट्रेट, और किसी सबस्ट्रेट को नहीं करेगा, केवल इसी को क्या कर रहा है? तो इसी के प्रति एब्सोल्यूट स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है. तो एंजाइम्स ऐसा करते हैं, ठीक है, कि वो कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का मिक्सअप पैदा नहीं कर रहे हैं. हमें पता है कि दैट इज द एंजाइम, देन दैट विल बी द रिएक्शन. ये एंजाइम है तो ये रिएक्शन होगी, बिकॉज दैट एंजाइम विल वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन विल बी दिस वन.
ये मैकेनिज्म होगी रिएक्शन की और उस सबस्ट्रेट के ऊपर ये रिएक्शन करेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। दैट मीन्स स्पेसिफिक उनकी आइडेंटिटी है, किसके लिए? फंक्शनिंग के लिए। ठीक है। एब्सोल्यूट के बाद में दूसरी जो स्पेसिफिकेशन ये शो करते हैं वो है ग्रुप specification. There are some enzymes which will work on the substrate which are belonging या coming from the same group, and they will enzymes will give the same type of reaction for all those particular members of that group. तो यानी कि एक ग्रुप के अंदर आने वाले जितने भी सबस्ट्रेट हैं उनके ऊपर वो रिएक्ट करेगा एक ही एंजाइम और सभी के लिए सेम टाइप ऑफ रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक यू हैव लिसन अबाउट द हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज के बारे में सुना है। ऐसे ही मैं एक सबस्ट्रेट का ग्रुप बताता हूं आपको, हेक्सोज सुगर्स। हेक्सोज सुगर्स का मतलब ऐसी सुगर्स जिनमें क्या है 6 कार्बन, जिनका फॉर्मूला सबका क्या है C6H12O6। ठीक है ना, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तीनों का फॉर्मूला क्या है C6H12O6। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो क्या है एल्डो शुगर है, फ्रक्टोज है वो क्या है कीटो शुगर है, और फिर उसके बाद में गैलेक्टोज है वो फिर से क्या है एल्डो शुगर है। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, लेकिन ग्लूकोज और कौन गैलेक्टोज, जो अपन आगे बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे। तो जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज, ठीक है ना, दीज ऑल आर द सुगर्स विद द इंपेरिकल फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, अब इनका फॉस्फोराइलेशन अगर अपने को करना है तो वी विल नॉट यूज द डिफरेंट एंजाइम, there will be the one enzyme. What is that? Hexokinase, which will consume the ATP। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर आपने क्या लिया फ्रक्टोज तो क्या बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अगर आपने गैलेक्टोज लिया तो गैलेक्टोज 6 फॉस्फेट, और अगर आपने मेनोज लिया तो मेनोज 6 फॉस्फेट। इज दिस क्लियर? सभी का फॉस्फोराइलेशन कर रहा है, लेकिन ये सभी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज दैट ग्रुप? हेक्सोज सुगर्स। कौन से सुगर्स हैं? हेक्सोज सुगर्स। इज दिस क्लियर? तो सेकंड जो इनका स्पेसिफिकेशन है वो क्या है? ग्रुप स्पेसिफिकेशन। एक ग्रुप की जो सुगर्स हैं उनके ऊपर ये रिएक्शन क्या कर रहे हैं? सेम टाइप ऑफ रिएक्शन दे रहा है, वन एंजाइम। नेक्स्ट, इसके बाद में अपन तीसरा जो इनका स्पेसिफिकेशन है वो अपन ले सकते हैं, कौन सा? बॉन्ड स्पेसिफिकेशन। दैट्स मीन एन एंजाइम विल वर्क ऑन ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ द बॉन्ड। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड स्पेसिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक यू नो अबाउट द पेप्टाइडेज। ठीक है ना, दिस इज द पर्टिकुलर एंजाइम विच इज वर्किंग ओनली ऑन पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना, व्हाट इज द पेप्टाइड बॉन्ड? दैट इज मेड बिटवीन द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है ना, तो उसका ब्रेकडाउन जो करेगा वो कौन करेगा? पेप्टाइडेज। ऐसे ही राइबोजाइम, ठीक है ना, राइबोजाइम क्या? आरएनए, डीएनए जो है उनके अंदर क्या करेगा ये? इन केस ऑफ आरएनए, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का मतलब क्या होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड्स। दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में पाए जाने वाला जो बॉन्ड का टाइप है वो क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को पिरिमिडीन वाले एंड की ओर से ब्रेक डाउन करने का काम करता है कौन? राइबोजाइम। यानी कि एक फिक्स बॉन्ड का टाइप हो गया कौन सा? फॉस्फोडाइएस्टर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये किसके बीच में पाया जाता है? डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच 3' to 5' ये बॉन्ड होता है। ठीक है, तो उनके बीच ब्रेक डाउन करने का काम ये कर रहा है, तोड़ने का काम करता है। ठीक है, कौन? फॉस्फोडाइएस्टर को कौन तोड़ रहा? राइबोजाइम। तो टाइप ऑफ बॉन्ड क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो स्टीरियो
आइसोमेरिज्म या स्पेसिफिकेशन शो करते हैं। अपने आप में एक डीप लेवल स्पेसिफिकेशन है ये, यानी कि अगर एक अक्स कंपाउंड दो फॉर्म में है, लिवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या एल और डी फॉर्म में है, ठीक है ना। जैसे अगर अपन बात करें, आपने नाम सुना होगा डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, ऐसे ही एमिनो एसिड्स में भी एल फॉर्म होती है, एल और डी, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे जब अपन स्टीरियोआइसोमेरिज्म में, जिसमें एच और ओएच की पोजीशन के चेंज के आधार पे ये होता है। जैसे ये अपन ये लिखे यहाँ पे आर सी एच ओ एच एच, तो देखिए यहाँ पे OH की पोजीशन किरेल कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड द किरेल कार्बन, ठीक है ना। किरेल कार्बन जो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, उस किरेल कार्बन पे H और OH की पोजीशन में अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, OH की तरह लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। तो दिस इज द एल फॉर्म, और अगर ये इधर हो, इसको यूं घुमा दें तो ये कौन सी हो जाएगी, फिर ये यूं हो जाए तो फिर कौन सी फॉर्म होगी, डी फॉर्म, ठीक है ना। तो ये जो एल और डी कंपाउंड एक ही था, लेकिन उसमें एच और OH की पोजीशन में क्या था, चेंज था, तो ये एल और डी फॉर्म हो गई। तो एक एक्स कंपाउंड है, उसकी एल और डी फॉर्म है, मान लो जैसे अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, तो उसमें एक हो गया एल ग्लाइसिन और एक हो गया डी ग्लाइसिन, HCHCOH NH2, ठीक है। दिस इज द ग्लाइसिन। अब देखिए इसके अंदर इनकी पोजीशन आप चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। उसके आधार पे ये क्या हो जाएंगी, एल और डी फॉर्म। तो अगर कोई एंजाइम जैसे एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, यानी कि अमीनो एसिड के अंदर अपन ने यहां पे कौन सा ले लिया, ग्लाइसिन, तो एल ग्लाइसिन ऑक्सीडेज किसका ऑक्सीडेशन करेगा, एल फॉर्म ऑफ ग्लाइसिन का, डी फॉर्म का नहीं करेगा। डी फॉर्म का ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन आएगा, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, और एल का एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, ठीक है ना। एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज इज ऑक्सीडाइजिंग द एल फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, और डी विल ऑक्सीडाइज द डी फॉर्म, एल विल नॉट ऑक्सीडाइज द डी। जबकि स्ट्रक्चरली एल और डी दोनों कैसी हैं, सेम ही तो हैं, लेकिन उनकी स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम ही है, लेकिन उसके बाद भी एक एंजाइम दोनों के ऊपर वर्क नहीं कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी बेटा, फिर स्टीरियो स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा जियोमेट्रिक स्पेसिफिकेशन भी शो करते हैं, दैट इज वेरी लेस। जियोमेट्रिक स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर सिमिलर स्ट्रक्चरल जियोमेट्री हो किन्हीं कंपाउंड्स की, सिमिलर जियोमेट्रिकल या स्ट्रक्चरल जियोमेट्री हो, तो सिमिलर स्ट्रक्चरल जियोमेट्री वाले सबस्ट्रेट जो होंगे जितने भी, उनके ऊपर एक ही एंजाइम सेम टाइप ऑफ रिएक्शन दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें किसकी, मेथेनॉल, ठीक है, और मैं दूसरी बात करता हूं किसकी, एन प्रोपेनॉल, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का एक्शन होगा, तो व्हाट विल फॉर्म, एल्डिहाइड। These are the particular compounds or the substrate having the similar structural geometry, ठीक है, and the same type of the result or the reaction will be given by the enzyme alcohol dehydrogenase. If the alcohol dehydrogenase is working on the methanol, then will give the aldehyde. If working on the N-propanol, then also will give the aldehyde. ठीक है, तो ये एक अपने आप में इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि अपनी रिएक्शंस के प्रति ये क्या है, स्पेसिफिक होते हैं, कौन, एंजाइम्स। नेक्स्ट, इसके बाद एंजाइम ऑप्टिमा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंजाइम ऑप्टिमा का मतलब,
एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव, वी कैन से, फॉर देयर स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशंस और द फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है ना. दे विल गिव द देयर बेस्ट ऑन ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर, ऑन ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच. इज दिस क्लियर? तो ऑप्टिमा का मतलब क्या हुआ कि ए रेंज ऑफ द फिजिकल फैक्टर वेयर और द सराउंडिंग इन्वायरमेंट वेयर द एंजाइम इज मैक्सिममली वी कैन से एक्टिव, तो दैट विल बी कॉल्ड द ऑप्टिमा, वेयर दे आर गिविंग देयर बेस्ट, वो जहां पे वो अपना क्या दे रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं. तो मोस्टली अगर अपन टेम्परेचर की बात करें तो ये आप चीज ध्यान में रखें कि एंजाइम्स जो होते हैं वो थर्मोलेबाइल होते हैं. थर्मोलेबाइल का मतलब क्या बेटा, हायर टेम्परेचर के ऊपर ये डिग्रेड हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्या होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं. तो इसका मतलब एंजाइम भी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. ठीक है. और इसीलिए हायर टेम्परेचर के ऊपर मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं. और अपन देखते हैं कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई जाता है तो ऐसी स्थिति में अपन ये कहते हैं कि वो आदमी लू से मर गया है, वो हो गया. हाई टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, the protein is going to be degraded, or enzymes are made up of the proteins. If the enzymes are degraded, then the biological reactions are not running, and we are the, we can say, the representative of biological reactions. If the biological reactions are happening, then we are alive, तब अपन जिंदा है. तो देखिए थर्मोलेबाइल हैं, तो इनके लिए मैक्सिमम अपन ये कह सकते हैं कि 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जो रेंज है वो अपने आप में बेस्ट है. ठीक है. और उसमें भी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये बेस्ट रिएक्शंस जो है ना वो अपनी प्रोसीड कर रहे होते हैं. 30 to 35 के अंदर अपन ये कह सकते हैं कांस्टेंट रहेगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है. और 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने के बाद में रिएक्शंस जो है वो या प्रोटीन्स या एंजाइम्स जो है डिग्रेड होना प्रारंभ हो जाते हैं. हाँ, जो थर्मोबैक्टीरिया होते हैं एक्सेप्शनली, ठीक है ना, जैसे थर्मोकोकस जो है, तो उनके अंदर मोस्टली क्या होता है कि 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक भी रिएक्शन चलती है. ठीक है. वो अपने आप में एक्सेप्शन है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी. तो दिस इज द टेम्परेचर रेंज वेयर दे आर वर्किंग, वो जो अपना बेस्ट वर्क वो क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं. ऐसे पीएच की अगर अपन बात करें तो बेस्ट पीएच रेंज जो है वो है इनके लिए 6 to 7.05. ठीक है. प्लस माइनस 1.05 अपन ले सकते हैं. लेकिन फिर भी बहुत से एंजाइम ऐसे हैं जो अपने पीएच के लिए O1 pH स्पेसिफिक है. और मोस्टली इन केस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स के केस के अंदर ऐसा देखा गया है एलिमेंट्री कैनाल में कि देयर आर एंजाइम्स दे हैविंग O1 देयर पीएच स्पेसिफिक पीएच. ठीक है ना. मोस्ट ऑफ के लिए जो रेंज है, जो प्रास है, वो क्या है, 6 to 7.05. बट मैक्सिमम मैं क्या कह रहा हूं कि एंजाइम्स, हर एंजाइम का अपना एक बेस्ट वर्किंग पीएच होता है. ठीक है. और उनमें जो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो अपना एक स्पेशलाइजेशन अतिरिक्त शो करते हैं लोअर पीएच के रेफरेंस में भी और हायर पीएच के रेफरेंस में भी. जैसे अगर मैं बात करूं तो पेप्सिन का नाम सुना होगा आपने, जो स्टोमक में है. ठीक है ना. इट इज वर्किंग ऑन द पीएच 1.5 to 2.0. व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ द स्टोमक द एनवायरमेंट और द एटमोस्फेयर इज एसिडिक. इज दिस क्लियर? ऑक्सीडेंटिक सेल्स है वहां पे, और जो HCl को क्या कर रही हैं, रिलीज कर रही हैं. तो वहां पे पीएच ही इतना, तो पेप्सिन जो है वो अडेप्ट हो गया इस पर्टिकुलर पीएच के लिए. ऐसे ही अगर मैं बात करूं सुक्रेज, तो दैट इज वर्किंग ऑन द पीएच 6.2. एमाइलेज जो आपकी लार में है, स्लाइवा में है, दैट इज वर्किंग ऑन द पीएच ऑफ द 6.7. यूरिएज ऑन द पीएच ऑफ 7.0. ठीक है. ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है वो 8.5 पीएच के ऊपर वर्क कर रहे हैं. अगर मैं बात करूं किसकी, लाइपेज, वर्किंग ऑन द पीएच 8 और 8+. सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो हायर रेंज में भी जा रहे हैं, लोअर रेंज में भी जा रहे हैं. ठीक है ना. बट मोस्टली जो है वो देखिए, दिस इज द रेंज इन विच दे आर वर्किंग. ठीक है. तो पीएच के प्रति भी वो अपने आप में क्या है, सेंसिटिव है. ऑप्टिमम जो अपनी रिएक्शन रेट है वो टेम्परेचर के मामले में इसमें और पीएच के मामले में इस रेंज में देते हैं. इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी आपको मिलेगी इनके अंदर, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. ये अपने आप में एक बहुत मजेदार चीज है इनकी.
रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस। सेल्स के अंदर अक्स सबस्ट्रेट से वाई बनता है और वाई से वापस रिक्वायरमेंट पड़ती है किसकी, अक्स की। तो देर आर मल्टीपल एंजाइम्स विच आर कैपेबल टू गिव द रिवर्सिबल रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, when the fat is required to be oxidized or to be break down, then the fat molecule will break down in the fatty acids plus glycerol in presence of lipase. But when the fat is required, the fat synthesis is required, then this lipase will work like this. That's mean fatty acid और glycerol के बीच में रिएक्शन करवा करके वापस क्या बनवा देगा, फैट. So they are giving the reversible reactions. So we have to be also remember this particular property that they are capable to give the reversible reactions. ठीक है. इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी आपको इनके अंदर मिलेगी, that is efficiency. Efficiency of working. ठीक है. एंजाइम्स के ऊपर कौन जुड़ रहा है, एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट, और उस सबस्ट्रेट को ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट में. और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के दौरान इसी के साथ आप एक ये प्रॉपर्टी जोड़ लीजिए कि देख अपने आप में वो क्या है, अनचेंज्ड रहेंगे, अपना कुछ नहीं खपाएंगे उस रिएक्शन में. ठीक है ना, अनचेंज्ड रहेंगे. रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में अपने आप को रिएक्शन से क्या कर लेंगे, दूर कर लेंगे, यानी कि चेंजलेस फॉर्म में रहेंगे, लेकिन एफिशिएंसी शो कर जाएंगे. What is the mean of the efficiency? That we can define that by the turnover number. That's mean efficiency of enzyme we can calculate by this. What is the T1 turnover number? This is conversion of substrate by enzyme what per minute. आप पर सेकेंड में भी ले सकते हो. ठीक है, यानी कि व्हाट इज द टर्नओवर नंबर, दिस इज द अमाउंट ऑफ द सबस्ट्रेट विच इज कन्वर्टेड बाय द एंजाइम इनटू द प्रोडक्ट पर मिनट. ठीक है ना, सबस्ट्रेट की वो अमाउंट जो एंजाइम के द्वारा पर मिनट प्रोडक्ट में कन्वर्ट की गई, एंड दैट विल वेरी, वो वेरी करेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन बात करें किसकी, लाइसोजाइम जो एंजाइम है उसकी, तो दैट इज वेरी, वो बहुत कम है. कितनी है, 3.0 पर मिनट. ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, कैटेलेज की, तो देखिए वो टर्नओवर नंबर इसका कितना है, 50 लाख पर मिनट. कैटेलेज होता कहां पे होता है पता ना आपको, कैटेलेज इज प्रेजेंट इन केस ऑफ पेरोक्सिसोम जो है उसके अंदर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. और अगर बात करूं मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है बेटा उसकी है 36 मिलियन पर मिनट. ठीक है, क्या, टर्नओवर नंबर. तो यू हैव टू बी रिमेंबर दिस पर्टिकुलर आंकड़ा. ठीक है ना, ये क्या है, टर्नओवर का मतलब क्या है, पर मिनट कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट बाय द एंजाइम. तो ये भी इनके अंदर अपने आप में क्या है, एक प्रॉपर्टी होगी कि दे हैविंग द पर्टिकुलर एफिशिएंसी और द एबिलिटी टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट. ठीक है ना, सम आर डूइंग द इन स्पीडी वे according to their size and the number of the active site. ठीक है, फाइनली ये एक्टिव साइट जितनी ज्यादा होंगी उतने ज्यादा सबस्ट्रेट जुड़ेंगे, उतने ज्यादा कन्वर्जन होगा किसका, सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में. फाइनली द एंजाइम्स विल शो द टीम वर्क. ठीक है ना, टीम वर्क का मतलब मिलकर के. ठीक है ना, जो एंजाइम्स एक पर्टिकुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं. जैसे एक एंजाइम जो है वो प्रोसेस में शामिल हुआ, वो फ्री हुआ, फिर वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा. ठीक है ना, वो ऐसे नहीं है कि उसने एक काम कर दिया और उसके बाद में बैठ जाएगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल उसकी जगह पे आ जाएगा, थर्ड उस नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर चला जाएगा. यानी कि रोटेटिंग ऑर्डर के अंदर या सर्कुलेटिंग ऑर्डर के अंदर एक टीम के रूप में ये क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं. हाँ, कुछ एंजाइम्स जो हैं वो कुछ फैक्टर्स के द्वारा इनिबिट भी होते हैं, यानी कि इनिबिशन भी शो करते हैं रिएक्शंस का, जैसे साइनाइड की प्रेजेंस में, पीबी की प्रेजेंस में. ठीक है ना, एमओ की प्रेजेंस में. वो अपन आगे बात करेंगे एंजाइम इनिबिशन की. थैंक यू.